नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने मानव भूगोल के अंतर्गत भूगोल की अर्थ परिभाषा एवं विषय क्षेत्र और मानव भूगोल की अर्थ परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं शाखाओं के बारे में पढ़ लिया और मानव भूगोल की मूल विचारधाराओं को भी हम लोगों ने पढ़ा। जो 3 प्रकार की मूल विचारधाराएं थी, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। तो अब इन तीनों चैप्टरों से संबंधित कुल 40 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट हल किया जाना है और उसको मेरे द्वारा ही हल किया जाएगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी उन प्रश्नों का जवाब देंगे और मैं आशा करता हूं कि जितना पढ़ाया गया है आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और समझा होगा। अब जितना हम लोगों ने पढ़ा उसी से ही संबंधित प्रश्न वैकल्पिक प्रकार के 40 प्रश्न प्रैक्टिस सेट के रूप में किए जाने हैं। हालांकि इस बोर्ड पर संभव तो नहीं है कि इस बोर्ड पर जो है कि प्रश्नों को हल किया जाए, तो मैं एक PDF के माध्यम से उन प्रश्नों को हल कराऊंगा। कुल 40 प्रकार के प्रश्न होंगे। आप लोग भी बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से उनको हल करने का प्रयास करिएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर वाइज MCQ प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर लिखा है भूगोल, अर्थ परिभाषा और विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का अर्थ परिभाषा एवं विषय क्षेत्र, मानव भूगोल की मौलिक विचारधारा, संबंधित MCQ प्रश्न प्रैक्टिस सेट 1। यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस सेट 1। हम लोग इसको हल करते हैं और बहुत ही आराम से धीरे धीरे हम लोग हल करेंगे और मैं आप लोग को समय भी दूंगा और आप लोग इसको हल करते रहिए। देखिए पहला है सवाल, भूगोल किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, आंग्ल भाषा, हिंदी भाषा। तो मैंने जैसा कि वीडियो में बताया था, यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल से जुड़ करके आप लोग भूगोल का अर्थ परिभाषा एवं विषय क्षेत्र वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर। आप लोग वहाँ से वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से आप लोग हल करिए। तो देखिए जो भूगोल है यह आंग्ल भाषा का शब्द है ना। भूगोल किस भाषा का शब्द है? तो भूगोल इसमें आंग्ल भाषा का शब्द है। जबकि जियोग्राफी, जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक जी है और दूसरा ग्राफो। जबकि भूगोल आंग्ल भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं, ज्योग्राफी किन 2 भाषाओं के शब्दों का योग है? तो अभी मैंने बताया कि यह ग्रीक भाषा का शब्द है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसे भूगोल का पिता कहा जाता है? देखिए थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंट होगा, टाइपिंग करते समय हो गया है, लेकिन मैं सही सही उसका उच्चारण कर दूंगा। निम्न में से किसे भूगोल का पिता कहा जाता है? हिकेटियस, इरेटास्थनीज, होमर और थेल्स। इन चारों में किसे भूगोल का पिता कहा जाता है? हिकेटियस को, इरेटास्थनीज को, होमर को या थेल्स को। तो देखिए ये जो चारों हैं ये आपके यूनानी स्कॉलर हैं या इन्हें आप ग्रीक स्कॉलर भी कह सकते हैं। तो इन चारों में भूगोल के जो पिता हैं वे इरेटास्थनीज हैं। जबकि हिकेटियस को भी भूगोल का पिता माना जाता था। प्रारंभ में हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता था, लेकिन बाद में जब इरेटास्थनीज आए तो इरेटास्थनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। जियोग्राफी
शब्द का प्रयोग किया और जियोग्राफिका नामक एक पुस्तक की रचना भी की। इस कारण इरेटास्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाने लगा। एनसीईआरटी में भी भूगोल के पिता इरेटास्थनीज को माना गया है। आगे देखते हैं, भूगोल पृथ्वी का दर्पण है, यह किसने कहा? पीटर हैगेट ने, हेटनर ने, हम्बोल्ट ने, रिटर ने, है ना। तो इन चारों में कौन है जिसने भूगोल को पृथ्वी का दर्पण कहा? तो इन चारों में जो पीटर हैगेट हैं, इन्होंने बताया कि भूगोल पृथ्वी का दर्पण है। जिस प्रकार से इतिहासकार दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए करते हैं, उसी प्रकार भौतिकविद दर्पण का प्रयोग आगे देखने के लिए करते हैं। तो जो भूगोलवेत्ता होते हैं वे दर्पण का प्रयोग क्षेत्र के विभिन्न आयामों को देखने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीटर हैगेट। आगे देखते हैं हम लोग पाँचवा। कुल 40 प्रश्न हैं इसमें। और हाँ, ऐसे लोग जो अभी चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इस समय भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत मानव भूगोल को पढ़ाया जा रहा है और इस मानव भूगोल के अंतर्गत अभी हम लोगों ने भूगोल का अर्थ परिभाषा विषय क्षेत्र और मानव भूगोल का अर्थ परिभाषा विषय क्षेत्र और उसकी मौलिक विचारधाराएं और भूगोल की शाखाओं को अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है और अच्छी तरीके से उसको कवर किया गया है ना। तो आप लोग चैनल से जुड़िए और वहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ से बताया गया है, एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ से बताया गया है। अगला सवाल है, देखिए, यह परिभाषा कि भूगोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है, किसने कहा ना? हम्बोल्ट ने, रिटर ने, हेटनर ने या अरिस्टोफेन ने? तो यह जो परिभाषा दिया गया है, यह परिभाषा हेटनर के द्वारा दिया गया है। हेटनर ने बताया कि भूगोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि ज्योग्राफी इज कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ नेचर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर के सवाल पर चलते हैं। भूगोल को किसने भूविस्तारी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? भूविस्तारी विज्ञान यानी कि कोरोलॉजिकल साइंस, ये बहुत ही पेड क्वेश्चन है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और हायर परीक्षाओं की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि कोरोलॉजिकल साइंस किसने दिया? तो भूगोल को किसने भूविस्तारी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? हम्बोल्ट ने, हेटनर ने, रिटर ने या इरेटास्थनीज ने? तो इसमें हेटनर ने बताया कि भूगोल एक भूविस्तारी विज्ञान का अध्ययन है ना। यानी कि पृथ्वी के तल पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं और उसके स्थानिक संबंधों का अध्ययन भूगोल है। और ये जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं और उनके जो स्थानिक संबंध है, इसी को इन्होंने कोरोलॉजिकल साइंस या भूविस्तारी विज्ञान या क्षेत्र वर्णनी विज्ञान के नाम से संबोधित किया। क्षेत्र वर्णनी विज्ञान, देखिए मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, ये 3 नाम हो गए, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान, भूविस्तारी विज्ञान और कोरोलॉजिकल साइंस। आगे बढ़ते हैं मित्र, हम लोग अगले सवाल चलते हैं। भूगोल को किसने पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया? बैरोज ने, टांसले ने, हैक्सले ने, स्मिथ ने? तो भूगोल को पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के रूप में परिभाषित करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम बैरोज था। तो ये राइट ऑप्शन आपका बैरोज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए जो सवाल है, ये भी सवाल पेट सवाल है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सवाल है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है? देखिए इसमें पूछा रहा है कि कौन सी इसमें मानव भूगोल की शाखा नहीं है, मतलब कि भौतिक भूगोल की शाखा है। आइए देखते हैं। कृषि भूगोल, ये मानव भूगोल की शाखा है। औद्योगिक भूगोल, ये भी मानव भूगोल की शाखा है। पर्यटन भूगोल, ये भी मानव भूगोल की शाखा है। लेकिन ये जो आपका मृदा भूगोल है
यह भौतिक भूगोल की शाखा है। किसकी शाखा है ये? भौतिक भूगोल की। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने पढ़ाया है और उससे बाहर इसमें से मैंने क्वेश्चन को पुटअप किया हो, है ना। ये सभी जो क्वेश्चन है ये उसी पढ़ाए गए अब आगे देखते हैं हम लोग पीरियोडस किसकी रचना है। थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो कृषि भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है और पर्यटन भूगोल है, ये तीनों ही भूगोल ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। और ये जो आर्थिक भूगोल है यह मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। किसकी शाखा है? मानव भूगोल की। तो इस प्रकार आपका जो मृदा भूगोल है ये आर्थिक भूगोल की शाखा मानव भूगोल की शाखा नहीं है। तो यही इसका सही आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं पीरियोडस किसकी रचना है। इरेटास्थनीज की, हिकेटियस, होमर या अनेक्जिमेंडर। तो ये देखिए जो आपका पीरियोडस है यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह पीरियोडस हिकेटियस के द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक है। हालांकि हिकेटियस ने बहुत सारे पुस्तकों की रचना की, इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे, लेकिन उन सभी पुस्तकों का कोई प्रमाण नहीं मिल पाया, ना वो प्राप्त हो पाया। और इनकी एक पुस्तक जो सुप्रसिद्ध रूप में विख्यात थी उसको पीरियोडस के नाम से जाना गया। इस पीरियोडस को 520 ईसा पूर्व में कुल 2 खंडों में, यानी कब 520 ईसा पूर्व में 2 खंडों में प्रकाशित किया गया था। कितने खंडों में? 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्ट्रैबो ने, इरेटास्थनीज ने, ब्लांस ने या रेटजेल ने। देखिए ये चारों ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रैबो, इरेटास्थनीज, ब्लांस या रेटजेल। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटास्थनीज ने किया। इस कारण इरेटास्थनीज को भूगोल का पितामह कहा जाता है। अगला सवाल है जियोग्राफिका नामक पुस्तक किसने लिखी? रेटजेल ने, इरेटास्थनीज ने, हिकेटियस ने या ब्लांस ने। तो जियोग्राफिका नामक पुस्तक भी किसके द्वारा लिखा गया था? इरेटास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया था, है ना। तो इरेटास्थनीज ने जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी जो प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी जाती है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि अध्ययन की एक पृथक और उत्कृष्ट शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना इरेटास्थनीज ने ही की थी। अतः इस कारण इरेटास्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाने लगा। आइए आगे हम लोग चलते हैं। यह परिभाषा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया? तो जहाँ पर क्रियाशील मानव और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन होगा तो यह परिभाषा समझिए कि रेटजेल की सुप्रसिद्ध शिष्या और विदुषी एलिन चर्चिल कुमारी शैम्पुल के द्वारा परिभाषा दिया गया है। यह परिभाषा भी बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है जो परीक्षाओं दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाली यह परिभाषा है। आगे चलते हैं। मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? ब्लांस को, रेटजेल को, इरेटास्थनीज को या हिकेटियस को। तो देखिए इसमें जो ब्लांस हैं, ब्लांस को फ्रांस में मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रेटजेल को पूरे विश्व में मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ब्लांस भी मानव भूगोल के जनक हैं और रेटजेल भी है, लेकिन ब्लांस केवल और केवल फ्रांस में मानव भूगोल के जनक हैं, जबकि रेटजेल ये वास्तविक रूप से मानव भूगोल के जनक हैं। इरेटास्थनीज भूगोल के जनक हैं। हिकेटियस पहले भूगोल के जनक के रूप में जाने जाते थे। अब देखिए जो ब्लांस थे ये संभववादी थे और ये फ्रांसीसी स्कॉलर थे। रेटजेल ये निश्चयवादी थे, नियतिवादी विचारधारा के थे और इन्होंने नियतिवाद विचारधारा को प्रतिपादित किया और ये नीतिवाद विचारधारा के जनक के रूप में जाने जाते हैं।
जबकि ब्लांस संभववादी थे और ये संभववादी विचारधारा का प्रबल समर्थन करता थे। इस कारण इन्हें संभववाद का जनक कहा जाता है। इरेटास्थनीज को तो भूगोल का जनक कहा जाता है और हिकेटियस को पहले भूगोल का जनक कहा जाता था। यदि कभी परीक्षा में आ जाए कि भूगोल के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, यदि उसमें इरेटास्थनीज न हो और केवल हिकेटियस हो तो आप हिकेटियस को टिक कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। फ्रांस में मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया कि ब्लांस को फ्रांस में मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। जो फैब्रे थे, फैब्रे भी एक फ्रांसीसी स्कॉलर थे और इन्होंने सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? संभववाद शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। ए इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री नामक पुस्तक फैब्रे ने 1922 में प्रकाशित किया। ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी और इसी पुस्तक में इन्होंने संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और संभववाद शब्द का प्रयोग करते हुए इन्होंने बताया कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान हैं, कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान हैं और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में इनका प्रमुख प्रयोग एवं निर्णायक करता है। आइए आगे चलते हम लोग। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसे आप मानव भूगोल के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? मानव भूगोल के नाम से भी जानते हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी को। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो पुस्तक लिखा गया था वो रेडजेल के द्वारा लिखा गया था और यह एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो पुस्तक था, यह पुस्तक 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 2 खंडों में प्रकाशित हुआ, है ना। ये 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। पहला प्रकाशन इसका 1882 ईस्वी में हुआ और दूसरा प्रकाशन इसका 1891 ईस्वी में किया गया। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। जीवों पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव नामक पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। तो देखिए, जीवों पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव नामक जो पुस्तक था, यह पुस्तक 1911 में कुमारी सेमपुर के द्वारा लिखा गया। या कह सकते हैं कि इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कह सकते हैं कुमारी सेमपुर थी। कुमारी सेमपुर अमेरिका की रहने वाली थी और ये एक नियतिवादी विचारधारा की घोर समर्थक थी। इन्होंने 1911 में ही भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव नामक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ में ही इन्होंने यह अंकित किया कि सभी जीव जंतु या जो मानव हैं वह पृथ्वी की उपज है। अब आगे चलते हम लोग। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक और प्रकाशन का सही मिलान करिए। डार्विन, हाँ तो ये देखिए डार्विन, यह पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन कब लिखा गया था? 58 में, 1858, 1859, 1861 या 1863। तो यह पुस्तक 1859 ईस्वी में डार्विन के द्वारा लिखी गई थी और इस पुस्तक में डार्विन ने पर्यावरण के प्रभावों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सभी पर पर्यावरण का प्रभाव होता है और जो जीव जंतु पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं वे उस पर्यावरण में अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। जो जीव पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित नहीं करते हैं वे कुछ ही दिनों के बाद नष्ट हो जाते हैं और जो अनुकूलन स्थापित करता है वह अपने जैसे जीवों का विकास करता है, जिसे डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन जैसी संज्ञा के नाम से अभिहित किए। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि
पर्यावरण में जीवों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है और जो सर्वश्रेष्ठ जीव होता है, जो योग्यतम जीव होता है, वह जीवित रहता है। इसके लिए इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम दिया, यानी कि उत्तरजीविता। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नियतिवाद का समर्थक नहीं है? तो देखिए, रेटजेल, कुमारी सेम्पुल, कांट और टेलर। तो रेटजेल नियतिवाद के जनक माने जाते हैं। कुमारी सेम्पुल नियतिवाद की सबसे घोर समर्थक और रेटजेल की सुप्रसिद्ध शिष्या थी। कांट का भी नियतिवाद में बहुत बड़ा समर्थन रहा है, लेकिन जो टेलर हैं, ये टेलर नवनियतिवाद के जनक माने जाते हैं। किसके जनक माने जाते हैं? नवनियतिवाद के जनक माने जाते हैं। इस नवनियतिवाद को अन्य नामों से, जैसे वैज्ञानिकवाद के नाम से भी जाना जाता है, वैज्ञानिकवाद, या इसे रुको और जाओवाद के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। संभववाद शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो अभी जैसा मैंने कुछ देर पहले भी बताया। ऑप्शन देखिए, ब्लांस, फेब्रे, ब्रूंस, डिमांजिया। तो 1922 में फेब्रे ने एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम इंट्रोडक्शन फेब्रे ने 1922 में जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की। और इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किया और संभववाद शब्द के समर्थन में इन्होंने बताया कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान हैं और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग का निर्णायक है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री किसकी रचना है? अब आप लोग बता सकते हैं। ये फेब्रे की पुस्तक है। कब लिखा गया था? 1922 में। इसी पुस्तक में इन्होंने संभववाद शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? संभववाद शब्द का प्रयोग किया। इस आधार पर संभववाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता फेब्रे माने जाते हैं। संभववाद के जनक कहे जाते हैं, तो लेकिन संभववाद के जो जनक थे वे ब्लांस थे। तो यहाँ पे देखिए, यही ब्लांस, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये ब्लांस लिखा हुआ है। संभववाद के जनक कौन थे? ब्लांस थे, है ना। तो ब्लांस ने संभववाद की घोर समर्थन करते हुए लिखा था कि मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों है और प्रकृति उसकी उपदेशिका मात्र है। आगे देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान हैं, कथन किसका है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी के ठीक पहले वाले प्रश्न की व्याख्या में मैंने बताया कि यह कथन फेब्रे का है। किसका कथन है? ये फेब्रे का है। 31 नंबर देखते हैं। मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता, यह किसने कहा था? तो ब्लांस ने मनुष्य के विवेक, कौशल और उनके क्रियाकलापों को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे और मानव शक्ति को सर्वोपरि बताए। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक, कार्यकुशलता, मानवीय प्रौद्योगिकी के आधार पर भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित कर सांस्कृतिक पर्यावरण का सृजन करता है। इसी के आलोक में उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्लांस हो जाएगा। ये ब्लांस बहुत मिस्टेक हुआ है, मैंने बहुत सुधारा, कहीं कहीं पे ये मिस्टेक रह गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लांस। अब आगे हम लोग चलते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या 5 खंडों में? अगला ऑप्शन 5 खंडों में है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो पुस्तक थी यह रेटजेल के द्वारा लिखी गई थी और यह पुस्तक 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। एक 1882 में हुआ था और दूसरा 1800
1891 में हुआ था। इसी पुस्तक की रचना के आधार पर इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ देखिए, यहाँ पर कुछ नंबरिंग प्रश्नों का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन कुल टोटल प्रश्न 40 हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट में जा कर के देख सकते हैं, इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। कुल टोटल 40 क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसका जो काउंटिंग है ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है ना। फिर देखिए अब यहाँ पे 17 नंबर आ गया, जबकि यहाँ पे क्या था 16 नंबर। यहाँ देखिए 31 नंबर था मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान, 31 के बाद 16 आ गया, है ना। अब फिर एंथ्रोपोजियोग्राफी का द्वितीय प्रकाशन कब किया गया। देखिए अगला सवाल है, एंथ्रोपोजियोग्राफी का द्वितीय प्रकाशन कब किया गया। 1802 में, 1891 में, 1896 में, 1881 में, है ना। तो ये दूसरा जो प्रकाशन हुआ था ये 1891 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, नियतिवाद विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था। आप लोग भी देखिए मेरे साथ साथ आंसर देने की चेष्टा करते रहिए, है ना। मैं जैसे जैसे ऑप्शन बोलते जा रहा हूँ, आप ऑप्शन बोलने से पहले ही देख करके तुरंत आप लोग अपना मूल्यांकन करिए कि मेरा कितना सही हो रहा है। फ्रांस, अमेरिकन, यूनान या जर्मनी। तो नियतिवाद विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ था और जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने ही इस विचारधारा को विकसित किया, जिसमें प्रमुख रूप से समर्थन में रेटजेल रहे हैं। कौन रहे हैं? रेटजेल रहे हैं। इस कारण रेटजेल को कह सकते हैं कि नीतिवाद के ये जनक हैं। अगला है, मनुष्य भूतल की उपज है, यह किसका कथन है। तो व्याख्या भी मैंने किया था कि मनुष्य भूतल की उपज है। यह बात रेटजेल की सुप्रसिद्ध शिष्या कुमारी सेम्पुल ने कहा था और इनकी एक पुस्तक आई थी 1911 में। कौन सी पुस्तक आई थी? 1911 में पुस्तक एक आई थी, इसका क्या नाम था? जीवों पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव, है ना। यह पुस्तक आया था और इसी पुस्तक में इन्होंने यह कहा कि मनुष्य भूतल की उपज है ना। पुस्तक का नाम था भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव, या अंग्रेजी में कह सकते हैं इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। यह कथन कि समाज पर्यावरण की देन है ना। समाज पर्यावरण की देन है। बकल ने, लिप्ले ने, डेमोलिन ने या मैकाइवर ने। तो यह कथन किसका दिया गया है कि समाज पर्यावरण की देन है। तो यह कथन दिया गया था आपका लिप्ले के द्वारा। किसके द्वारा? लिप्ले के द्वारा दिया गया था। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। यह कथन की समाज पर्यावरण की देन है ना। यह किसने कहा? बकल ने, लिप्ले ने, डेमोलिन ने, मैकाइवर ने। अभी मैंने लिप्ले का नाम लिया, क्षमा करिए, ये मैंने गलत बता दिया, ये गलत है ना। तो देखिए, नियतिवाद विचारधारा के समर्थकों में एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री फ्रेडरिक लिप्ले थे। इन्होंने मानव सभ्यता पर प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव की व्याख्या करते हुए स्थान कार्य लोक शब्दावली का प्रतिपादन किया। तो लिप्ले स्थान कार्य लोक शब्दावली का प्रतिपादन किया, जबकि बकर और लिप्ले के समर्थक डेमोलिन ने मनुष्य पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावों का वर्णन करते हुए कहा कि समाज पर्यावरण की देन है। तो यह जो समाज पर्यावरण की देन है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया डेमोलिन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेमोलिन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, यह तो कुमारी सेम्पुल के द्वारा सन 1911 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1911 में लिखा गया। आगे, प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव के आलोक में स्थान कार्य लोक सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? अभी मैंने बताया कि फ्रेडरिक लिप्ले ने स्थान कार्य लोक सूत्र का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है, यह कथन
कि मनुष्य समस्या और हल दोनों है तथा प्रकृति उसकी उपदेशिका मात्र है। ब्रूंस ने कहा, फैब्रे ने कहा, ब्लांस ने कहा या डेमोलिन ने कहा? आप लोग बताइए, थोड़ा समय ले लीजिए, 1 2 5 सेकंड का। चलिए मैं बता देता हूँ, यह कथन ब्लांस का है। आगे चलते हैं। नई दुनिया किसकी रचना है? तो नियतिवाद, हाँ, नई दुनिया किसकी है? ब्रूंस का, ब्लांस का, ईसा बोमेन या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अमेरिकी भूगोलवेत्ता ईसा बोमेन संभववाद के समर्थक थे और इन्होंने अपना विशेष योगदान भी दिया था और इन्होंने नई दुनिया नामक पुस्तक लिखा, ईसा बोमेन ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नवनियतिवाद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वैज्ञानिकवाद भी, नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद, रुको और जाओवाद, यानी कि इनमें से सभी। आगे नवनियतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं ग्रिफिथ, टेलर, हेटनर, रिटर और रेटजेल। ये देखिए रेटजेल लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ, टेलर। नवनियतिवाद संशोधित विचारधारा है, नियतिवाद की, संभववाद की, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नवनियतिवाद संशोधित विचारधारा है, यह नीतिवाद की एक संशोधित विचारधारा है। नवनियतिवाद विचारधारा का जन्म तब हुआ जब एक तरफ नियतिवाद की विचारधारा प्राकृतिक प्रबलता पर जोर देता था, दूसरी तरफ संभववादी विचारधारा मनुष्यों के विवेक, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और उनकी कार्यकुशलताओं पर जोर देता था। तो इन दोनों की अतिशयोक्तियों को देखते हुए एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे नवनियतिवाद की विचारधारा के नाम से जाना गया। अब प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर को नवनियतिवाद का प्रमुख प्रवर्तक भी माना जाता है। टेलर ने नियतिवाद को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया, जिसमें उन्होंने प्रकृति के नियंत्रण का नहीं बल्कि प्रकृति के प्रभावों की व्याख्या की। टेलर ने इस बात पर बल दिया कि मानव जीवन पर पर्यावरण के नियंत्रण की पूर्णतया उपेक्षा नहीं की जा सकती, भले ही उसमें कमी लाई जा सकती है या उसे संशोधित किया जा सकता है ना। तो टेलर ने अपने इस संशोधित नीतिवाद को वैज्ञानिक नीतिवाद की संज्ञा दी। उन्होंने वैज्ञानिक नीतिवाद को रुको और जाओ वाद भी कहा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। स्टॉप एंड गो के प्रवर्तक, अभी मैंने बताया टेलर। व्यवहारिक संभववाद के जनक, अब देखिए, तो टेलर की इसी वैज्ञानिक वाद टेलर के इस वैज्ञानिकवाद को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा कैनेडियन विद्वान जॉर्ज टैथम ने, है ना, किसने? जॉर्ज टैथम ने, यानी कि नवनीतिवाद को जॉर्ज टैथम ने व्यवहारिक संभववाद के नाम से संबोधित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज टैथम। आगे बढ़ते हैं। प्रसंभाव्यवाद के जनक हैं। प्रसंभाव्यवाद, ब्लांस, फैब्रे, स्पेट या जॉर्ज टैथम। तो यहाँ पर देखिए व्यवहारिक संभववाद है, जबकि यहाँ पर आपका क्या है? प्रसंभाव्यवाद है। तो प्रसंभाव्यवाद के जो जनक हैं वो एच के स्पेट माने जाते हैं। OH के स्पेट, है ना, OH के स्पेट माने जाते हैं। ये स्पेट लिखा हुआ है। आगे मत्स्य पालन किस विचारधारा से संबंधित है? तो यहाँ पर मत्स्य पालन की बात की जा रही है। तो ये जो मत्स्य पालन है यह संभववाद की विचारधारा से संबंधित है, या नीतिवाद या नवनीतिवाद या कोई नहीं। तो देखिए मछली का पालन यह बुद्धि के मनुष्य के बुद्धि, ज्ञान, विवेक, उनकी कार्यकुशलता, प्रौद्योगिकी का एक परिचायक है। तो इस प्रकार इन सब की जो व्याख्या की जाती है वह संभववाद की विचारधारा में की जाती है। तो इस आधार पर यह संभववाद हो जाएगा। अब देखिए वहाँ से ये मिस हुआ था क्वेश्चन 24 नंबर, इसके पहले वाले में 24 नंबर नहीं था, तो ये 24 नंबर अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब 8-10 क्वेश्चन और बचे हैं। जीवों पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव नामक पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ये सन
11 ईस्वी में किया गया। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक और प्रकाशन का सही मिलान करिए। अच्छा, ये तो हो गया था। तो ये डार्विन के द्वारा सन 1859 ईस्वी में किया गया था, है ना। अब आगे है, निम्न में से कौन यतिवाद का समर्थक नहीं है? तो इसमें जो आपका टेलर है ये नहीं है। संभववाद शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो ये पहली बार प्रयोग फैब्रे के द्वारा किया गया था। अच्छा, ये सब हो चुका है और ये गलती से ऐड हो गया। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री किसकी रचना है? तो ये फैब्रे की है पुस्तक है, सन 1922 में लिखा गया था। संभववाद के जनक कहे जाते हैं? तो ये ब्लांस कहे जाते हैं। कहीं भी अनिवार्यता नहीं है बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान हैं, यह किसने कहा? ये फैब्रे ने कहा। मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता है, यह किसने कहा? ब्लांस ने कहा। आगे बस इतने। तो ये कुल टोटल 40 क्वेश्चन है, आप लोग इसका काउंट कर सकते हैं। और हाँ देखिए, जितने भी लोग आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। पढ़ाने का जो तरीका या विधि होगी इसी तरीके से होगा। पहले मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा, फिर चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उस प्रश्नों का मैं एक बार प्रैक्टिस करा दूंगा। इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो पढ़ाया जाना है चैप्टर, उसका नाम है मानवों की उत्पत्ति एवं उद विकास, है ना। फिर उसके बाद मानवों की प्रजाति और जनजातियों के बारे में बताया जाएगा। फिर विश्व की जनसंख्या घनत्व, वितरण और प्रतिरूप के बारे में बताया जाएगा। फिर जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत होंगे और जननांकी संक्रमण सिद्धांत होगा। इसको पढ़ाने के बाद फिर अधिवास भूगोल, फिर उसके बाद आर्थिक भूगोल को पढ़ाया जाएगा। मानव भूगोल का यहाँ तक जो होगा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं, हो सकता है कि भौगोलिक विचारधाराओं को पढ़ाया जाए, या ये भी हो सकता है कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस को पढ़ाया जाए, या प्रैक्टिकल को पढ़ाया जाए। और फिर उसके बाद हम भौतिक भूगोल को पढ़ाएंगे। चूँकि भौतिक भूगोल मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया हूँ और फिर पुनः एक बार मैं उसको ऑनलाइन रूप में पढ़ा दूँगा। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, और मैं आशा करता हूँ कि बेहतर से बेहतर आप लोग को कंटेंट दे सकूँ, अच्छी तरीके से बता सकूँ, समझा सकूँ और एक्सप्लेनेशन उसका अच्छी तरीके से कर सकूँ। एक बार आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और स्टडी करिए। पढ़ाने का तरीका ठीक ही है, और ख़ासकर मैं एक नोट टाइप में पढ़ाता हूँ और मैं बोर्ड पे लिखता चला जाता हूँ। वो एक नोट्स के रूप में आप लोग तैयार कर लीजिए, जो भविष्य के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मानव का उत्पत्ति एवं विकास। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।